आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास के फिजिक्स लेसन 6 पढ़ रहे हैं हम लोग। लेसन 6 में कुछ लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो गया है। ये लेक्चर 3 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक सेल हो गया है, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, और चौथा टॉपिक विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर हो गया है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी बताया गया है, सेलों का संयोजन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम, यानी किरचॉफ ने 2 नियम जो दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम, तो हम दोनों नियमों को पहले देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र किरचॉफ के द्वितीय नियम का है। हमें पहले किरचॉफ के प्रथम नियम को पढ़ना है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, लग दीजिए। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हमें देखना है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को हम पहले देखेंगे। प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि किरचॉफ के प्रथम नियम को हम बोलते हैं खुले परिपथ का नियम, संधि का नियम, खुले परिपथ का नियम, संधि का नियम, धारा का नियम। खुला परिपथ यानी खुला रहेगा, संधि यानी चारों तरफ से आकर मिलेगा, संधि का नियम, और धारा का नियम भी उसे बोला जाता है। यानी तीन नामों से इन्हें जाना जाता है। पहला नंबर खुले परिपथ का नियम, दूसरा नंबर संधि का नियम, और तीसरा नंबर हो जाता है धारा का नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यह है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चित्र देखते हैं। और ये तो नियम हो गया। किरचॉफ के प्रथम नियम का एक चिन्ह परिपाटी भी होता है कि कहां पर धन का उपयोग करेंगे, कहां पर ऋण का उपयोग करेंगे। तो किरचॉफ के प्रथम नियम का चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर, जो भी संधि की ओर धाराएं आएंगी वो धाराएं धनात्मक होती है, और जो धाराएं संधि से दूर जाती है वह धाराएं ऋणात्मक होती है। तो आइए देखते हैं चित्र से संधि का नियम। क्या कहा किरचॉफ ने? कहा कि किसी संधि पर, मुड़िए ना उसको, किसी संधि पर आने वाली समस्त विद्युत धाराएं, जैसे मान लिया जाए कि यहां से कोई धारा आ रहा है, इसको हम I1 कर देते हैं। यहां से कोई धारा आ रहा है, इसे हम I2 लिख देते हैं। इधर से कोई धारा आ रहा है इस संधि बिंदु O पर, इसे हम I3 बोल देते हैं। ये धारा जा रहा है I4, इसका नाम हम I4 बोलेंगे। ये धारा क्या कर रहा है? जा रहा है। ये भी धारा यहां संधि बिंदु से जा रहा है, इसे हम I5 बोल रहे हैं। ये केंद्र बिंदु O हो गया। कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराएं, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चिन्ह परिपाटी कहता है इस नियम का कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है। तो देखेंगे I1 धारा आ रहा है तो धनात्मक, I2 भी आ रहा है। कैसे पता चल रहा है? तीर के निशान से पता चल रहा है कि ये आ रहा है, यह भी आ रहा है और यह भी आ रहा है।
लेकिन I4 धारा संधि से दूर जा रहा है और I5 धारा भी संधि से दूर जा रहा है। तो बोलेंगे कि किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का नियम क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे किरचॉफ का प्रथम नियम I1 प्लस I2 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन I4 धारा संधि से कहाँ जा रहा है, दूर, तो माइनस I4 माइनस I5 बराबर का 0। यही जो है किरचॉफ का, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, प्रथम नियम है। हो गया। अब ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसे हम एक दूसरे रूपों में भी बता सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, कह सकते हैं ये बात कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये धनात्मक है, I4 ऋणात्मक है, माइनस I5 ऋणात्मक है। जब ये बराबर के उस साइड जाएंगे, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 में माइनस है जो कि बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस I4 होगा, प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो I5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, किरचॉफ के नियम को हम दूसरे शब्दों में ये बात कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के मान के बराबर होता है। आप देख रहे होंगे कि I1 धारा आ रही है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, लेकिन I4 और I5 संधि से दूर जा रहा है। तो कहा गया कि आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। इसे भी हम किरचॉफ का प्रथम नियम कह सकते हैं। अब किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, यहाँ संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं के मान और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि संधि बिंदु पर किरचॉफ के प्रथम नियम में संधि बिंदु पर आवेशों के मान में कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं होता है। संधि बिंदु पर आवेशों के मान में कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं होता है। अतः कह सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम जो नियम है वह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको कहना होगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि विद्युत परिपथ के किसी भी संधि बिंदु पर आवेशों के मान में कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं होता है। अतः किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम समाप्त हो गया। आगे देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम मिटा देते हैं, आप देख लिए होंगे। अब चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर, जो कि चित्र आपको बनाकर दिखाया गया है। ये जो चित्र ऊपर में आप देख रहे हैं ये किरचॉफ का द्वितीय नियम का चित्र है। इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है पहले ये जान लीजिए। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार कहा गया, किरचॉफ ने कहा द्वितीय नियम के अनुसार कि किसी बंद पास, पहले तो आप ये जान लो कि किरचॉफ के द्वितीय नियम का और कितने नाम है। किरचॉफ के द्वितीय नियम का नाम है बंद परिपथ का नियम।
बंद परिपथ का नियम, बंद पास या लूप का नियम। पास या लूप का मतलब होता है रास्ता, पास या लूप का मतलब होता है रास्ता। तो कहा गया कि बंद 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 परिपथ का नियम या बंद पास या लूप का नियम के नाम से किरचॉफ के द्वितीय नियम को जाना जाता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार यह कहा गया कि किसी बंद विद्युत परिपथ में, किसी भी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न शाखाओं में, शाखाओं का मतलब हो गया जैसे ये ए बी भुजा हो गया, ये बी सी हो गया, ये सी डी हो गया और ये ए डी हो गया। तो पहले आप डायरेक्टली नियम सुन लीजिए। कहा कि इस नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किसी विद्युत परिपथ के बंद शाखा के किसी भी भाग में, बंद शाखा के किसी भी भाग में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। क्या होता है नियम? एक शॉर्ट रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। वो नियम नहीं, अभी जो हमने जो बोला है, क्या बोला कि किसी विद्युत परिपथ में, उस परिपथ में उसकी धारा और उसके संगत प्रतिरोध, जैसे I1 के साथ में हम R1 लिखेंगे, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4। कह रहा है कि उस परिपथ में उपस्थित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, I1 R1 हो गया, I2 R2 हो गया, प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योगफल यानी जोड़ उस परिपथ में उपस्थित विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय जोड़फल के मान के बराबर होता है। ये नियम है। अब नियम को हम कैसे देखेंगे? ये नियम था, ये हमारा इस तरह का उसका फार्मूला नहीं आएगा। ये हमने आपको केवल समझने के लिए बताया कि ये नियम है। क्या नियम है? कि किसी बंद विद्युत परिपथ की विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योगफल उस परिपथ में उपस्थित विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योगफल के मान के बराबर होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम का एक चिन्ह परिपाटी होता है। किस धारा और विद्युतवाहक बल क्लॉकवाइज दिशा में धनात्मक होता है तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऋणात्मक होता है। फिर से एक बार सुन लेंगे। धारा और विद्युतवाहक बल क्लॉकवाइज दिशा में धनात्मक होता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऋणात्मक होता है। ठीक, अब हमें यहां समझना होगा कि आखिर क्या है। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये बीच में हमें घड़ी दिखा देते हैं समझने के लिए, चित्र में है नहीं। यहाँ पर, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 12, यहाँ 9 और यहाँ 6। अगर ये घड़ी इस तरह से घूमेगी, तीर का निशान ऐसे होगा, तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होगा। और अगर यह घड़ी इस साइड से घूमेगी, ऐसे घूमते घूमते जाएगी, इस तरह से घूमेगी घड़ी, तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? एंटी क्लॉकवाइज। आइए देखते हैं। ये I1 इस दिशा में आ रहा है, तो इस दिशा में आ रहा है तो I1 के साथ क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक में माइनस I1, I1 के साथ R1 प्लस नहीं, कौन सा चिन्ह रखेंगे ये तो हमें तय करना है। I1, इसके बाद क्या है? I2 R2 कहाँ है? तो यहां से देखेंगे आप, धारा I2 ये वाला होगा,
धारा I2 ये है, तो धारा I2 किस दिशा में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ देख रहे होगे ये वाला सिंबल एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस I2 R2। इसके बाद है I3 R3। I3 यहाँ पर है, तो I3 को देखिए आप किस क्लॉकवाइज में है? क्लॉकवाइज दिशा में। ये वाला क्लॉक है ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो क्लॉकवाइज है तो ये धनात्मक हो गया। इसके बाद है I4, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। I4 R4 कहाँ है? तो यहाँ I4 दिया है, ये भी किस दिशा में है? क्लॉकवाइज दिशा में है, तो यहाँ धनात्मक लिखेंगे। इज इक्वल टू E1 E2 E3 क्या है? विद्युतवाहक बल यानी सेल के विद्युतवाहक बल। जो यहाँ पर एक सेल है, यहाँ एक और यहाँ पर तीसरा सेल है। तो सेल में जो दिशा हम देखते हैं, सेल यानी बड़ी लाइन, सेल की जो बड़ी लाइन होती है, बड़ा लाइन धनात्मक वाला प्लस वाला, उससे हम सेल का दिशा देखते हैं। तो यहाँ से हम दिशा देखेंगे, ये बड़ी लाइन चिन्ह को बताएगा। तो यहाँ से इसकी दिशा इधर हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो इधर जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये बड़ी लाइन ऊपर की ओर जा रहा है। बड़ी लाइन में बैटरी की दिशा का है ऊपर की ओर, बैटरी की दिशा बड़ी लाइन से, तो ये हो गया प्लस, क्योंकि क्लॉकवाइज है, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। ऐसे घूम रहा है ऐसे, ये बड़ी लाइन ऊपर की ओर है तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज है। फिर E3 देखो प्लस इधर है, बड़ा लाइन इस साइड है, तो ये ऐसे घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये यहाँ पर माइनस होगा। ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम को भी कहा जाता है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम में यह भी कहते हैं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, किरचॉफ के द्वितीय नियम में ये कह सकते हैं आप कि किसी भी विद्युत परिपथ में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। शून्य कैसे होता है ये आप देखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए इधर का दिया I1 R1 I2 R2 I3 R3 I4 R4। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। इसे हम हटा देते हैं क्योंकि ये चित्र में नहीं था। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। ये भी वोल्टेज होगा, यह भी वोल्टेज, यह भी वोल्टेज, यह भी वोल्टेज, और विद्युतवाहक बल तो वोल्टेज है ही। विद्युतवाहक बल जो है बैटरी के वोल्टता को प्रदर्शित करता है। यह भी बराबर है किसके? E1 प्लस E1 E2 और E3 के। जब E1 E2 E3 बराबर है और इस साइड लाएंगे तो यह अगर तीनों एक संख्या के मान को प्रदर्शित करेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये I1 R1 I2 R2 I3 R3 I4 R4 अगर जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो 12 आ रहा है तो इधर का भी मान 12 होगा, तभी जाकर दोनों बराबर होंगे। और जब दोनों को एक साइड कीजिएगा तो 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा? 0। ये 0 जो आएगा वह किसका मान है? 0 जो आया है वह वोल्टता का मान है। और वोल्टता का कैसा मान है? सबके जोड़ का वोल्टता है। सबका जोड़ का वोल्टता है। इसीलिए कहा गया कि विद्युत परिपथ में विभवांतरों का कुल बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा भी इज इक्वल टू 0। किसी विद्युत परिपथ में विभवांतरों का
कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये और इसी आधार पर हम कहते हैं कि किरचॉफ के जो द्वितीय नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि विभव के मान में कोई अंतर नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बताइए किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो आप बताएंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये 2 नियम हम पढ़ लिए। आगे चलते हैं अगले टॉपिक में, व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज। पहले व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज का आप चित्र देखेंगे, उसके पहले की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों, गैल्वेनोमीटर और सेलों को जोड़कर एक उत्तम व्यवस्था का निर्माण किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज कहते हैं, जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के अंतर्गत हम प्रतिरोधों को आसानी से माप सकते हैं, प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं, व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। P, Q, यहां R और यहां S होता है। A, B, C और ये D होगा। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में 4 प्रतिरोध हो, चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। एक विकर्ण वाली जो भुजा है उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा की माप करता है। एक गैल्वेनोमीटर साथ ही और साथ ही यहाँ एक कुंजी लगाई गई होती है, K2 रहता है। और दूसरा विकर्ण AC, एक BD है विकर्ण और दूसरा विकर्ण AC है। विकर्ण AC पर एक बैटरी जोड़ दिया जाता है। ये प्लस और ये माइनस हो गया। यहां से जब धारा I प्रवाहित किया जाता है, यहां से धारा I प्रवाहित होता है तो चारों शाखाओं में धाराओं का वितरण होता है। यहां पर ये धारा I आता है तो कुछ इस शाखा में जाता है तो कुछ इस शाखा में जाता है, इनका वितरण होने लगता है। और जो वितरण होगा, धारा का वितरण होगा, उसे हम रिटेन क्लास में समझेंगे कि आखिर किस किस तरह से धाराओं का वितरण होता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हम बनाएंगे और वहां पर हमें मौजूद रहेगा। और जैसे कि I धारा यहां गया तो I अगर इधर जाएगा, इधर I1 और इधर I2 होगा, तो इधर अगर I1 जाएगा तो इधर कुछ कम होगा, I में से I1 घटा लेंगे, तो इस तरह के कुछ समीकरण आने लगेंगे, इसलिए छोड़ेंगे, अभी रिटेन में समझेंगे हम लोग।
अभी आप देखिए व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज, फिर से एक बार सोच लीजिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधो, गैल्वेनोमीटर, प्रतिरोधो PQRS, गैल्वेनोमीटर और सेल को जोड़कर एक उत्तम व्यवस्था का निर्माण किया जिससे किसी चालक के प्रतिरोध को सुगमता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। इसके सिद्धांत होते हैं बनावट तो आप देख लीजिए कि इसमें एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, चारों भुजाओं पे 4 प्रतिरोध PQR और S लगा होता है। एक विकर्ण वाली भुजा में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी लगी होती है, जबकि दूसरी विकर्ण वाली जो भुजा होती है उस पर एक सेल तथा एक कुंजी लगा दिया, कुंजी यहाँ छूट गया है, एक कुंजी लगा दिया जाता है। ये जो है व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का बनावट है। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का सिद्धांत भी है। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का सिद्धांत यह है कि किसी व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में लगे प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़ दिया जाता है। अगर सेतु संतुलन की अवस्था में रहेगा तो P/Q बराबर R/S होता है। यानी व्हीटस्टोन का सिद्धांत यह है कि व्हीटस्टोन सेतु अगर संतुलन की अवस्था में होगा तो 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P/Q बराबर R/S। यदि सेतु संतुलन की अवस्था में रहेगा तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, जिसको IG बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा IG का जो मान है वह 0 होगा। कब? जब सेतु संतुलन की अवस्था में रहेगा तो यानी P/Q बराबर R/S रहेगा तो हम गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान बिल्कुल 0 होता है। धारा गैल्वेनोमीटर में बहता ही नहीं है। तो ये है हमारा व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का सिद्धांत। P/Q बराबर R/S। जब ये R/S रहेगा तो IG इक्वल टू 0 होगा। इसी आधार पर हम ज्ञात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के सिद्धांत। ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ से हम इसके बनावट और इसके बाद इसके सूत्र की गणना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक मीटर सेतु। मीटर सेतु यह एक ऐसा यंत्र है जिसे किसी परिपथ के अंतर्गत प्रतिरोधों को सुगमता पूर्वक निकाला जाता है। इसके भी क्रियाविधि है, बनावट है और बहुत कुछ है। तो केवल हम जानते हैं कि मीटर सेतु क्या है। सुन लीजिए, मीटर सेतु यह व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के सिद्धांत पर यानी P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S के सिद्धांत पर काम करने वाला एक ऐसा सुग्राही यंत्र है, जिससे चालक की प्रतिरोध को सुगमता पूर्वक ज्ञात किया जाता है। फिर से एक बार सुन लेंगे। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा सुग्राही यंत्र है जो किसी अज्ञात चालक के प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जाता है। इसका सिद्धांत यही है कि यह मीटर सेतु का सिद्धांत यह है कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। यानी मीटर सेतु का सिद्धांत है P/Q बराबर R/S। मीटर सेतु का सिद्धांत यही है। और मीटर क्यों सेतु नाम पड़ा? क्योंकि मीटर सेतु जो है 1 मीटर लंबाई के लकड़ी के किसी बोर्ड पर इसकी संरचना को पुष्टि किया जाता है, बनाया जाता है। इसलिए मीटर सेतु का नाम
मीटर सेतु रखा गया, क्योंकि यह लकड़ी के 1 मीटर बोर्ड के एक स्केल लेकर के 1 मीटर का एक स्केल लेकर के उसको लकड़ी के बोर्ड पर तैयार किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है मीटर सेतु रखा गया है। तो मीटर सेतु में ये सिद्धांत हम निकाल लेंगे, P/Q बराबर R/S। अगर इसमें से कोई भी प्रतिरोध अज्ञात हो, कोई एक प्रतिरोध PQRS में से कोई एक प्रतिरोध अज्ञात रहेगा, तो इसकी सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए S प्रतिरोध गायब है, S का मान हमको निकालना होता है, तो S बराबर क्या हो जाएगा? S बराबर RQ बटा में P, S बराबर RQ बटा में P हो जाएगा। तो S बराबर RQ बटा में P, इसके लिए हम फार्मूला ज्ञात करेंगे। S बराबर हो जाएगा 100 माइनस L बटा में L इंटू R। 100 यहाँ लिख देते हैं, 100 बटा में 100 माइनस L बटा में L इंटू R। ये सूत्र लगा करके हम प्रतिरोध S का मान बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक है विभवमापी। विभवमापी यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युतवाहक बल, किसी सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है। विभवमापी यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युतवाहक बल अथवा उस परिपथ में विद्युतवाहक बल अथवा उस परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। विभवमापी का काम है सेल के विद्युतवाहक बल को मापना या दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को मापने का यह काम करता है। इसका SI मात्रक वोल्टेज होता है। तो ये विभवमापी हुआ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है विभवमापी। तो ये आपका जो है समाप्त हो गया लेसन 6 के सिंपल सर्किट के जो लेक्चर क्लास थे। अगले टॉपिक में हम लोग सिंपल सर्किट के रिटेन क्लास करेंगे। तो बस इतना ही रहेगा आज के इस वीडियो में, और चित्र वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो चलिए।